Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to discuss about the government. What is government? What are the bodies which are part of government? कैसे ये government बनती है? इस government में कौन कौन से लोग होते हैं या फिर क्या इसका constitution है, structure है जो इसको बनाता है government और इसको govern करने में या rule करने में help करता है. But before that, now you can follow the Storytellers on Facebook as well. You will find the link in description below. Now let us start the video. Before knowing that what are the bodies which are conducting these election, कैसे कैसे election में participate किया जाता है, कौन contest करता है, हमें पता होना चाहिए constituencies. Constituencies वो छोटे areas होते हैं जिनसे किसी member को elect किया जाता है. क्योंकि अगर हम एक पूरी कंट्री को एज अ होल देखें तो पूरे के पूरे इंडिया के लोग अगर सारे कैंडिडेट्स के लिए वोट करेंगे तो क्या होगा, वी विल बी हैविंग सो मेनी चॉइसेस, बहुत सारे लीडर्स हो जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि आप हर एक पूरी की पूरी कंट्री में उन सब लोगों के बारे में नहीं पता कर सकते जो कंटेस्ट कर रहे हैं किसी भी इलेक्शन में. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक पूरी कंट्री को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इस एरिया यानी इस पोर्शन के लोग सिर्फ इसी पोर्शन के कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं. अब ये जो छोटे छोटे एरियाज़ फाइंड आउट किए गए हैं, हर एक एरिया को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या करते हैं, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं. अब किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एक कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले दे शुड बी नॉमिनेटेड. उन्हें इलेक्शन के लिए खुद को नॉमिनेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ हम इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं. और इस कंटेस्ट करने के लिए भी उनके पास कुछ क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए. ये क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, दे शुड बी एटलीस्ट 25. उन्हें 25 साल का होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए. शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया. इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, मतलब या तो उनका बर्थ इंडिया में हुआ हो या उनके मदर या फादर में से कोई इंडिया का हो. और दे शुड बी द रेजिडेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, और वो लोग इंडिया के किसी न किसी स्टेट में रहते हों. पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी दस इलेक्ट देयर ओन लीडर. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या हो रहा है, एक लीडर इलेक्ट होगा. अब यही लीडर रिप्रेजेंट करेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. और देन हो सकता है दे माइट बी रिप्रेजेंटिंग देयर स्टेट और देयर कॉन्स्टिट्यूंसी इन अपर हाउस एज वेल, in center level as well. Now let us see what happens after that. But before that we have a map of Uttar Pradesh constituencies. Uttar Pradesh is divided into many constituencies. Here we can see Moradabad, our constituency. Then it is surrounded by many other constituencies: Rampur, Bareilly, Aligarh, JP Nagar, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Muzaffarnagar and so on. There are many constituencies in UP. So coming further, इलेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ दे आर कंडक्टेड. इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट एक डेट अनाउंस करती है. गवर्नमेंट अनाउंसेस द डेट फॉर होल्डिंग द इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन किए जाएंगे. और उस दिन क्या होगा, उससे पहले नॉमिनेटेड लीडर्स. अब ये नॉमिनेटेड लीडर्स यानी कैंडिडेट्स क्या करेंगे, दे विल आस्क द पीपल दैट वोट फॉर अस. अगर आप हमारे लिए वोट करेंगे देन वी विल डू दिस फॉर यू. अपनी पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताएंगे एंड इन behalf of that they will get the vote from people. So this is called as canvassing. Canvassing means जब आप इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दे रहे हो, लोगों से वोट मांग रहे हो, उनको अपील कर रहे हो कि वोट फॉर अस, और ये हमारे प्रोपागेंडाज हैं, पॉलिसीज़ हैं. सो इस तरह से क्या होगा, इलेक्शन होंगे. और इलेक्शन कब होते हैं, एट अ स्पेसिफिक डेट. इलेक्शन कमीशन एक स्पेसिफिक डेट देता है कि इस दिन इलेक्शंस होंगे और उस दिन सारे लोग वोट करने के लिए जाते हैं. और उसके बाद हुएवर गेट्स द मोस्ट ऑफ द वोट वो उस एरिया से रिप्रेजेंट करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो इलेक्ट हो जाता है. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर में होता क्या है. स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर. इस गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एंड 1 or 2 हाउसेस. जब 1 हाउस होगा किसी भी स्टेट में तो हम उसे यूनिकैमियल बोलेंगे, और जब 2 हाउसेस होंगे तो हम इसको कहते हैं बाइकैमियल. सो जो हमारे इंडिया में हाउसेस हैं
उनमें मोस्ट ऑफ देम आर बाइकैमियल इन नेचर। वो कौन कौन से हैं जो 2 हाउसेस प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से हम बाइकैमियल बोलते हैं इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को और स्टेट लेजिस्लेचर को? दे आर लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा, ये इसी के दोनों नाम हैं। विधानसभा में सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मीन्स पीपल वोट करेंगे, तो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ जाएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए हुए लोग फिर से वोट करेंगे, किन के लिए? विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए, और ये फाइंड आउट करेंगे उन लोगों को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे। सो जब लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, मीन्स वी पीपल आर वोटिंग फॉर द मेंबर। लेकिन जब ये इलेक्टेड मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को वोट करके चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कमिंग फर्दर, in our country there are states which have 2 houses, means उन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड एज आई टोल्ड यू। अब ये क्या होती हैं? दोनों बॉडीज़ मिलके पूरे के पूरे स्टेट को गवर्न करती हैं एंड दिस इज़ अ परमानेंट बॉडी, मीन्स हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में रहती ही हैं एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 6 years। और ये जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो 6 साल के लिए किए जाएंगे। 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर इन एवरी 2 years, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। और जो ये 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग फिर से वोट डालते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स को चूज़ करते हैं। These seat are now filled by fresh elections, जो कि किसने किए थे? लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने किए थे। इसीलिए हर बार इलेक्शन हर 2 साल में नहीं होते हैं, दे अकर इन 5 to 6 years, क्योंकि हम क्या करते हैं? इन लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को इलेक्ट करते हैं और ये बाद में हर 2 साल में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को इलेक्ट करके देते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ मेनली एन एडवाइजरी बॉडी। इसका काम क्या होता है? एडवाइस करना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एडवाइस करे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इट विल बी बेनिफिटेड फॉर द स्टेट। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स के अंदर हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। कमिंग फर्दर, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हम क्या कर रहे थे? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे थे फॉर द टेन्योर ऑफ 5 year इट अकर्स, कि हम 5 साल के लिए उन लोगों को वोट करके इलेक्ट करते हैं। अब ये जो इलेक्टेड पीपल हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उन्हें हम कहते हैं MLAs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और हम इनको MLA बुलाते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। Thus, you would understand that there will be MLAs in each representative constituencies. Means मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अलग से MLA होगा, नियर बाय कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनके अलग से MLAs होंगे। द MLA इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और हर एक MLA एक ना एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। द पार्टी इज़ हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ MLA गवर्न्स द स्टेट, और जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा MLAs होंगे वही उस स्टेट को गवर्न करती है, उस पर रूल करती है। जैसे इस टाइम गवर्नमेंट BJP की है इन UP, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में? BJP पार्टी के। कमिंग फर्दर, इन केस ऑफ सिंगल पार्टी डज नॉट हैव अ क्लियर मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी के लिए क्या होना चाहिए? 2/3, मीन्स अगर हमारे पास 3 सीट्स हैं तो उसमें से 2 सीट्स आपके पास होनी चाहिए। दिस इज़ द रूल, कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो आप रूल कर सकते हैं एक स्टेट पे, और अगर ऐसा नहीं होता है देन कोलिजन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कोलिजन गवर्नमेंट। दोज MLAs who don't belong to any supportive party, जिनको किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन उनके पास ऑप्टिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, दे फॉर्म्स द ऑपोजिशन।
दे अटेंड द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी मीटिंग को अटेंड करते हैं और अपने क्रिटिकल व्यूज़ देते हैं ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ें की हैं क्या वो सही है या नहीं है, और अगर नहीं सही है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एंड दैट इज़ अप टू गवर्नमेंट कि क्या वो अपोजिशन की बात मानना चाहती है या नहीं मानना चाहती है। कमिंग फर्दर, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या क्या फंक्शंस हैं जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। इट मेक्स द लॉ, लॉज को बनाती है, एंड पासिंग द बजट, स्टेट के लिए जितना भी बजट होता है, मीन्स स्टेट क्या खर्च करने वाला है, कितना खर्च करने वाला है और किस चीज़ के लिए खर्च करने वाला है, वो सब ये लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव्स, मीन्स जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उन सबको कंट्रोल भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। नाउ वी विल रीड आउट देम इन डिटेल। मेकिंग द लॉज, सबसे पहले बिल को प्रपोज किया जाता है। जब भी हमें स्टेट के लिए कुछ भी करना है या फिर सेंटर के लिए कुछ भी करना है, पूरी कंट्री के लोगों के लिए करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, एक लॉ पास करना होता है। और लॉ किसके थ्रू पास किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बिल। जब भी हम कोई नया अमेंडमेंट देते हैं, नया चेंज देते हैं, तो उसकी वजह से हमें एक बिल पास करना पड़ता है। अब ये बिल पास कैसे होगा, सबसे पहले प्रपोज किया जाता है बिल को, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जितने भी मनी बिल्स होते हैं वो हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पास किए जाते हैं, और बाकी सारे बिल दोनों में से कोई भी हाउस पास कर सकता है। तो सबसे पहले बिल प्रपोज किया जाएगा, और प्रपोज कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। काउंसिल में भी हो सकता है, बट मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रपोज नहीं होते हैं। अब जब यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा तो उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने सजेशंस बताएंगे, और सजेशन के थ्रू उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। अमेंडमेंट होने के बाद उसके लिए वोटिंग की जाती है कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक बार बिल को मेजॉरिटी पास कर देती है, अब ये मेजॉरिटी दो टाइप की हो सकती है। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 50% + 1, ये लोग भी इस बिल को पास करने के लिए येस बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वो बिल है। या फिर 2/3 ऑफ द पीपल विच आर प्रेजेंट, मीन्स अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं इन एन असेंबली, तो इसका 2/3 पार्ट उससे अग्री करना चाहिए। सो इन दोनों में से किसी भी मेजॉरिटी से उसको पास किया जा सकता है जो बिल दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, देन इन द असेंबली इट गोज़ टू द अदर हाउस, मीन्स अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ है तो नाउ इट विल गो टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था तो अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाएगा, और दूसरे हाउस के अप्रूवल के बाद इट गोज़ टू द गवर्नर। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि दो अप्रूविंग बॉडीज़ होती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा गवर्नर। सो अब ये बिल गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर उसको अप्रूव कर देंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, तब उसको एक बिल में कन्वर्ट किया जाता है। उसी के बाद वो पूरी की पूरी कंट्री या फिर स्टेट के ऊपर अप्लाई हो सकता है। नाउ दिस इज़ हाउ अ बिल गेट्स पास्ड। नाउ कमिंग फर्दर we will learn about the governor as well. But before that we will finish other functions of legislative assembly. Passing the budget. Budget का मीनिंग क्या होता है, the accounts of government. गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट को कितने पैसे मिलेंगे, या फिर कितना इनकम टैक्स होना चाहिए, कितना एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सब बजट के अंदर आता है। Who decides that? The finance minister. हर एक स्टेट के पास, हर एक सेंटर के पास अपने फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्टेट पैसों को सही तरह से खर्च कर रहा है एंड इन राइट डायरेक्शन खर्च कर रहा है, जिससे स्टेट का या फिर कंट्री का बेनिफिट हो रहा है। और इसके लिए भी क्या होता है, मेंबर टेक पार्ट इन डिबेट। बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव्स। द मेंबर ऑफ असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। और ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, दे आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। सारे के सारे मिनिस्टर, वेदर ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, कोल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साइंस, एनी मिनिस्टर, दे फॉल्स अंडर दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उन सब के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। ये कैसे इस बात को डिफ़ाइन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय आस्किंग क्वेश्चंस कि आपने अभी तक क्या किया है और वो कैसे वर्क कर रहा है। गिविंग देम इनपुट्स,
जैसे अगर गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया, मिनिस्टर्स ने ये प्रपोज़ किया कि हम 1000 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाना चाहते हैं क्योंकि रोड टूट गई है, तो क्या हो सकता है, जो मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं या अदर हाउस है, वो उनको कह सकते हैं कि जो आप ये 1000 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं उसमें बीच में ऐसा स्पेस है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, आप उसे छोड़ दीजिए और बाकी रोड बनाइए। तो इस तरह से वो अपने इनपुट्स दे सकते हैं, करेक्शंस दे सकते हैं। फीडबैक ऑन द पॉलिसीज़, वो ये भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी बताई है वो सही है या नहीं है। एंड द इम्प्लीमेंट एट लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और कैसे वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द गवर्नर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गवर्नर। He or she is appointed by the president. So who appoints the governor? President appoints a governor and it holds the office of pleasure for the president. Means ये office को hold करते हैं in behalf of president, कि इन जो भी इनके दिए गए orders हैं वो president के orders की तरह माने जाते हैं। To be nominated as the governor or the person of the citizen of India, इसके लिए इनको citizen of India होना चाहिए और इनके लिए एज कितनी चाहिए होती है, 35 years. He or she cannot be a member of either house of the parliament. ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं और ना तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। They cannot hold any other office of profit. What does office of profit means? मतलब ये गवर्नमेंट की दो पोस्ट को नहीं होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि इनके पास एक और गवर्नमेंट पोस्ट है और ये गवर्नर की पोस्ट पे भी एस्टैब्लिश हो गए, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये गवर्नमेंट से ट्वाइस सैलरी ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो जो गवर्नर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब एक गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट मीन्स ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबको एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट होगा क्या। गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाकी मिनिस्टर ऑफ जो काउंसिल हैं उन सबको भी अपॉइंट करते हैं। अदर देन दिस व्हाट ही डू, ही और शी ऑल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, मतलब स्टेट की तरफ से वो एडवोकेट जो सारे के सारे स्टेट के केस को लड़ने वाले हैं इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ही इज़ कॉल्ड एज एडवोकेट जनरल। उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एवरी बिल पास बाय द लेजिस्लेचर हैज़ टू बी अप्रूव बाय द गवर्नर। ये हमने अभी बिल वाले सेक्शन में भी पढ़ा था कि जब दोनों हाउसेस उसको अप्रूव कर देंगे मेजॉरिटी के साथ, देन इट गोज़ टू द गवर्नर और गवर्नर क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, तभी वो एक बिल बनता है, लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ही और शी एड्रेस द लेजिस्लेचर एंड हैज़ द राइट टू डिज़ोल्व इट। ये क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को बुला भी सकते हैं, मतलब जितने भी काउंसिल हैं, मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के, उन सबको बुला सकते हैं फॉर द मीटिंग और इसको डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी मीटिंग चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की या लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वो उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, दे आर द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी हु इज़ इन्वाइटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। हमने इलेक्शन वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही रूल करती है। अब रूल करने के लिए उनको क्या करना होता है, अपनी साइड से एक लीडर, एक हेड देना होता है जो उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करेगा और उस हेड को कहते हैं चीफ मिनिस्टर। इस चीफ मिनिस्टर को ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट हैं वो कॉल आउट करते हैं, बुलाते हैं कि आप अपनी इस पोजीशन को होल्ड करिए, ये दिखाइए कि आपके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सीट है और उसके बाद किन किन लोगों को आप अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिस्टर्स बनाना चाहते हैं उसकी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करिए। इन केस ऑफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, गवर्नमेंट क्या करते हैं, ही कैन इनवाइट वन मेंबर हु इज़ हैविंग द ओपिनियन कैन बी कमांड ऑफ मेजॉरिटी थ्रू द कोलिजन। जिनको देखकर उन्हें ये लगता है कि ये बहुत सारी पार्टीज़ को अपने साथ मिक्स करके या 1 और 2 पार्टीज़ को अपने साथ मिक्स करके कोलिजन गवर्नमेंट बना सकते हैं, फिर वो उनको कॉल आउट करते हैं कि आप आइए और सीएम की पोस्ट को होल्ड करिए। कमिंग फर्दर, पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर होती हैं? ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स उनके पास सारी अथॉरिटी होती हैं एक स्टेट में फंक्शन करने की, एडमिनिस्टर करने की। ही इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी हैं। ही अलोकेट द पोर्टफोलियो एंड डिपार्टमेंट टू दैम। सारे के सारे मिनिस्टर को पोर्टफोलियोज यानी उनके डिपार्टमेंट, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, ये भी सीएम बताते हैं। द मिनिस्टर्स आर आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस टू द चीफ मिनिस्टर। और अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है, मतलब जितने भी काम सारे के सारे मिनिस्टर्स ने किए हैं, वो आकर किसको बताएंगे, रिपोर्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। He also presides over the cabinet meeting, exercise the general supervision and control over the minister. ये सारी की सारी मीटिंग्स कॉल करते हैं, जितनी भी मिनिस्टर्स की होती हैं उनको ध्यान रखते हैं कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली। ही वर्क्स एज द लिंक बिटवीन गवर्नर एंड मिनिस्टर्स। जितने भी स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये सीएम ही रिपोर्ट करते हैं गवर्नर को। कमिंग फर्दर, एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर of the Council of Ministers, the CM is greatly influencing the deliberation and decision of state. मतलब स्टेट में जितनी भी नई पॉलिसीज़ बनेंगी उसको सीएम को अप्रूव करने के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है, एक बिल बनाया जा सकता है। सीएम कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाना चाहिए, ये गवर्नर को बताते हैं। और जब ये गवर्नर को बताएंगे कि हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए, तब गवर्नर उसको डिसॉल्व कर देते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर एंड डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका क्या काम है कि ये जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनकी बातें गवर्नर तक पहुंचाएं और गवर्नर के ऑर्डर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक लेकर जाएं। कमिंग फर्दर, ऑल इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू बी मेड बाय द चीफ मिनिस्टर। मतलब जितनी भी ऑफिशियल कमांड्स होंगी वो कौन देगा? चीफ मिनिस्टर देगा। सीएम टेक्स द डिसीजन व्हेन द पर्टिकुलर बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली। कोई भी बिल अगर असेंबली से पास किया जाना है तो उसे कौन बताएगा? चीफ मिनिस्टर। If the chief minister resigns, the entire council ministers have to resign. Now you have to understand one thing कि सबसे पहले वोट हुए थे, वोट पड़ने के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आई थी वो लोग क्या कर रहे थे? रूलिंग पार्टी बन गए थे। अब ये जो रूलिंग पार्टी थी इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ा? एक चीफ मिनिस्टर देना पड़ा। ये चीफ मिनिस्टर इसने क्या किया? बहुत सारे अपना पोस्ट ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया जो पोर्टफोलियोज़ को संभाल सकें और मिनिस्टर्स बन सकें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकें। तो अल्टीमेटली ये मिनिस्टर्स क्यों हैं? क्योंकि सीएम ने इन्हें मिनिस्टर बनाया है। तो अगर ये सीएम रिज़ाइन कर देते हैं तो इन सब मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो सीएम को या बाकी किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सीएम उसकी जगह एक नया मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं टू हैव दैट फंक्शन work properly. Next is collective responsibilities. अब collective responsibilities का मीनिंग क्या है? It means कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन पे स्टेट भी बिल बना सकता है और सेंटर भी बिल बना सकता है। तो ऐसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या फिर वी कैन से दैट कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पे दोनों फेडरल स्टेट्स लेवल्स अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उसे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। So the Council of Ministers are individually as well as collectively responsible for assembly. They are particularly confined to the assembly and they have to resign when chief minister resigns. मतलब they are a bit, वो चीफ मिनिस्टर के साथ बंधे हुए हैं, दे आर बाउंड टू बी देयर। अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर्स की पॉलिसीज़ हैं, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो क्या होगा? ये जो पॉलिसीज़ स्टेट ने बनाई थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। जितनी भी इन्होंने नए मिनिस्ट्रीज़ बनाई थी वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी, उनके लिए नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। द लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर आस्किंग क्वेश्चन एंड पासिंग द बिल टू। और इसमें क्या हो सकता है? लोगों के लिए बिल पास किए जा सकते हैं, उन्हें असेंबली में उनके फंक्शंस दिए जा सकते हैं एंड सो ऑन फर्दर वर्क्स। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज़ पीपल एंड गवर्नेंस। अब हमें ये तो पता है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कौन से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बट वी मस्ट बी नोइंग कि हम लोग का एज अ सिटीजन, एज अ पीपल क्या रोल है इन द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस ऑफ एन एरिया और द कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स यानी लोगों के पास पावर होती है। मीन्स डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब लोग खुद के लिए खुद ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, गवर्न करते हैं अपने आप को, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सो इसीलिए लोगों के पास क्या होती है, राइट होता है टू नो हाउ एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू देम, कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। और वो कैसे कर सकते हैं इसको फाइंड आउट, बाय मीडिया होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसीलिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ताकि वो बता सके लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं और वो लोगों के लिए सही है या नहीं है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड, जब भी परफॉर्मेंस देखा जाता है गवर्नमेंट का कि उन्होंने क्या सही किया है क्या नहीं किया है, तो पीपल फॉर्म देयर ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट ने जो किया है क्या वो सही है या नहीं किया है। अगर उनको लगता है कि वो सही है तो वो क्या कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को फिर से वोट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, वो उस गवर्नमेंट की जगह दूसरी गवर्नमेंट को वोट कर देंगे। अदर देन दैट अपोजिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो रोल क्या होता है, द लीडर्स ऑफ ऑपोजिट पार्टी देन गो टू द पब्लिक, वो भी पब्लिक के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं फॉर्म एंड कन्वेज कि गवर्नमेंट जो उनके लिए क्या कर रही है वो सही है या नहीं है, क्या वो लोगों के लिए वर्दी है या नहीं है, उससे स्टेट के लिए कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, पब्लिक डिबेट्स की जाती हैं, मीडिया डिबेट्स की जाती हैं। इसके अलावा रैलीज़ होती हैं, पैम्फलेट्स में छपवाया जाता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आर दे करेक्ट और नॉट। अदर देन दैट opposition parties leads to the closure of shop, school, transport and other things। क्लोज चीज़ों को बंद करा के स्ट्राइक की जाती है, अपना अपोजिशन ये दिखाता है कि वी आर एंग्री विद यू, वी आर नॉट हैप्पी विद योर पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज़ नहीं बना रही है तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्राइक। और इसके अलावा पब्लिक क्या कर सकती है, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती है, कन्वे कर सकती है टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तक कन्वे कैसे किया जाएगा, if the government does not perform as per the wishes of the people, they can elect it again। और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को विद राइटिंग अ नोटिस, स्ट्राइक करके अपनी पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वी आर नॉट हैप्पी विद देम। कमिंग फर्दर, लास्ट थिंग इज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है, A conference is where media representative are invited to interact with the minister or the speaker of government। जहाँ पर मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है गवर्नमेंट और उसके लोगों से फेस टू फेस बात करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बिकॉज प्रेस यानी मीडिया इज़ इन्वाइटेड। द मीडिया पर्सनल आर गिवन आउट द डिटेल ऑफ वेरियस एक्शंस, पॉलिसीज़ एंड व्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट। उनको बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं उनका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास इंफॉर्मेशन है वो उसे लोगों तक पहुंचाती है, कन्वे करती है। नॉर्मली द स्पोक्स पर्सन प्रोवाइड्स द हैंड आउट ऑफ द मीडिया पर्सन, देन दीज कॉन्फ्रेंसेज आर फैक्चुअल कॉन्टैक्ट्स इन देयर रिपोर्ट्स। अब ये क्या होगा, इनको जो भी बातें ये मिनिस्टर्स बताते हैं कि हमने ये पॉलिसीज़ बनाई, वो लोगों को बताते हैं कि ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और इन देयर ओपिनियन क्या ये सही है या नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द स्टोरी टेलर्स फॉर मोर सच वीडियोज़। होप you enjoyed the video. Thanks for watching. Signing off.